तो गुड मॉर्निंग साथियों, जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। और हम लोग का जो लूसेंट सीरीज चल रहा है उसका आज 30वां दिन है। जैसा कि अ, आज मराठों का उत्कर्ष, ठीक है, और एक क्लास कल होगा, उसके बाद फिर से हम लोग का जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारा होमवर्क जो है, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है GKGS ग्रुप डिस्कशन, उस पर डाल दिया जाता है। और जितना भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में। चैनल का भी नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन, तो आप लोग उसमें देखें और उसके बाद क्विज में भाग लें। चलिए स्टार्ट करते हैं मराठों का उत्कर्ष, ठीक है। मराठों का उत्कर्ष, तो सबसे पहले बताइएगा, इससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, पीछे वाला। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुगल शासन व्यवस्था, ठीक है। मुगल शासन व्यवस्था में बताइएगा, उसका जो मंत्री परिषद होता था, मुगल शासन व्यवस्था में जो मंत्री परिषद होता था उसे क्या कहते थे? उसे विजारत। क्या कहते थे? विजारत, ठीक है। मंत्री परिषद को क्या कहते थे? विजारत, ठीक है। और बाबर के शासन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ था, तो वो कौन सा पद हुआ करता था? वजीर, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, वजीर। अगला बताइए कि दहसाला प्रणाली जो है किसने शुरू किया था? अकबर ने, ठीक है। दहसाला प्रणाली अकबर ने 1580 में, ठीक है, 1580 में दहसाला प्रणाली अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो गुप्तचर होता था, ठीक है, मुगल काल में जो सूचना व गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? उसे दरोगा, ठीक है, दरोगा ए डाक चौकी। क्या कहते थे? दरोगा ए डाक चौकी, ठीक है, दरोगा ए डाक चौकी। लेकिन चाणक्य ने जो है, चाणक्य ने अपने गुप्तचर को क्या कहा था? गूढ़ पुरुष, ठीक है। मौर्य काल में चाणक्य ने जो है क्या कहा था? गूढ़ पुरुष कहा था अपने गुप्तचर को, ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा कि एक प्रथा था, ददनी प्रथा, ठीक है, ददनी प्रथा। तो इसका संबंध था मुगल काल में ददनी प्रथा से। इसमें क्या होता था कि कारीगर जो होता था ना, मतलब कपड़ा उद्योग का जो कारीगर होता था, उसको अग्रिम ब्याज दिया जाता, ऋण दिया जाता था, ठीक है। अग्रिम ऋण देकर और उससे काम करवाता था, ठीक है। और बाद में जो उत्पादन होता था वो उससे ले लिया जाता था, तो उसे बोलते थे ददनी प्रथा, ठीक है। तो ददनी प्रथा का संबंध किससे है? तो मुगल काल से। हो गया। अगला बताइएगा कि दो अस्पा और सिंह अस्पा, सुने थे ना? दो अस्पा और सिंह अस्पा किसके शासन काल में प्रचलित था? जहांगीर, ठीक है। दो अस्पा सिंह अस्पा, तो दो अस्पा मतलब क्या होता था? हाँ, दो घोड़े लेकर जो सेना में बहाली होता था उसे दो अस्पा, ठीक है। और तीन या तीन से अधिक जो घोड़ा लेके सेना में बहाली होता था उसे सिंह अस्पा कहा जाता था, ठीक है। अब बताइए मराठों का उत्कर्ष। तो बताइएगा सबसे पहले कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हुए? शिवाजी महाराज, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज, ठीक है। और शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1627, ठीक है, 6 अप्रैल 1627 में, ठीक है। शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 में हुआ था। और 6 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग, ठीक है, शिवनेर दुर्ग में इसका जन्म हुआ, इसीलिए इसे शिवाजी कहा गया, ठीक है। शिवनेर दुर्ग में, कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में, ठीक है। अगला बताइएगा, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, ठीक है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, वही माता का नाम जीजाबाई, ठीक है। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। लेकिन हुआ क्या कि इसके माताजी और पिताजी में अनबन, ठीक है, अनबन हो गया। तो शिवाजी जो है ज्यादा समय किसके साथ रहते थे? माताजी के साथ, ठीक है। माताजी इनका थे जीजाबाई, ठीक है। तो शिवाजी का जो है ज्यादा समय अपने माता के साथ बीता, ठीक है। अगला बताइएगा कि तो शाहजी भोसले ने जो है, मतलब इसके पिताजी, शिवाजी के पिताजी, उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। अनुमान हुआ तो दूसरी शादी कर ली, उस टाइम चलता था, ठीक है। तो शिवाजी जो है शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तुकाबाई मोहिते, ठीक है। क्या नाम था? तुकाबाई मोहिते, ठीक है। अगला बताइएगा कि शिवाजी का जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? नहीं, ये राजनीतिक गुरु है, ठीक है। कोंडदेव जो है शिवाजी के राजनीतिक गुरु। कौन? कोंडदेव, ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव, ठीक है। दादा कोंडदेव, इसको दादा कोंडदेव बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कंफ्यूजन है? अगला बताइएगा कि शिवाजी का जो आध्यात्मिक गुरु था, ठीक है, वो कौन थे? गुरु
रामदास, ठीक है, गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। लेकिन अगर पूछे राजनीतिक गुरु तो कौंडदेव, ठीक है, दादा कौंडदेव, शिवाजी के राजनीतिक गुरु, ठीक है। अगला बताइएगा कि शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? हाँ, साईबाई निम्बालकर, ठीक है, साईबाई निम्बालकर, शिवाजी के पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर, ठीक है। तो शिवाजी का विवाह जो है साईबाई निम्बालकर से हुआ। कब हुआ था? 1640 में। कब हुआ था? 1640 में, ठीक है, 1640 में हुआ था। अगला बताइएगा कि शिवाजी ने अपने पिता को, ठीक है, शाहजी, ठीक है, शाहजी ने शिवाजी को, शाहजी कौन थे? उनके पिताजी, ठीक है। तो शाहजी ने शिवाजी को कहाँ का जागीर प्रदान कर वो स्वयं बीजापुर में वो पहले से ही जो है ना, पहले से ही बीजापुर में रह रहे थे। कौन? शाहजी, ठीक है। शाहजी जो है बीजापुर में रह के वहीं पे जो है एक शासक के यहाँ रहते थे और वहीं पे वो नौकरी करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि शाहजी ने शिवाजी को कहाँ का जागीर उसको प्रदान किया था? पूना का, ठीक है, पूना का जागीर जो है शिवाजी को दे दिया था। शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान करके, और वो स्वयं कहाँ रहते थे? बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर में वो नौकरी कर रहे थे, ठीक है। अगला बताइएगा कि शिवाजी ने सर्वप्रथम जो है सैन्य अभियान कब किया था? 1644 में, ठीक है। कब किया था? 1644 में, ठीक है। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी का जो प्रथम था 1644 में, वो किसके विरुद्ध किया था आक्रमण? हाँ, तोरण नामक पहाड़ी, ठीक है, तोरण किले, याद रखिएगा, तोरण किले, ठीक है, बीजापुर के तोरण किले के अधिकार करने के लिए, ठीक है, बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम जो है उसने अभियान चलाया था। कब? 1644 में, 1644 में। अगला बताइएगा, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़, ठीक है, शिवाजी की राजधानी रायगढ़, ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ था? रायगढ़, ठीक है। अगला बताइएगा कि राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दिया था? औरंगजेब ने, ठीक है, किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। इससे पहले भी हमें कहानी बताए थे कि बीजापुर का एक सुल्तान, ठीक है, बीजापुर का एक सुल्तान ने एक सेनापति जिसका नाम था अफजल खां, क्या नाम था? अफजल खां, ठीक है, अफजल खां को जो है शिवाजी के पास भेजा, ठीक है, शिवाजी के पास भेजा था कि जाओ और उससे जो है उसको फुसला के किसी तरह, मतलब जैसे पारो वैसे उसको मार दो, ठीक है। तो शिवाजी ने उसको पत्र भेजा कि शिवाजी आपसे हमको मिलना है, ठीक है, एकांत में मिलना है कहीं पे, तो और हम लोग क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे, दोनों दोस्ती को मिसाल बनाएंगे और जो है पूरा खुल के राज करेंगे, जैसे डॉन नंबर 1 में नहीं करता है, ठीक है, कौन कौन वही दोनों, जो सूर्या और पे रहता है ना, तो उसी तरह से इसने पत्र भेजा, ठीक है, कि जो है हम लोग दोस्ती करेंगे और दोनों मिल के राज करेंगे। तो इसका चाल चलन पहले जानता था शिवाजी, ठीक है, और ये जो है इतना मतलब खतरनाक कह सकते हैं सेनापति था कि इससे पहले जो है इसको कोई नहीं हरा पाया था, ठीक है। किसको? अफजल खां को, ठीक है। तो अफजल खां को जो है बीजापुर के सुल्तान ने कब भेजा था? 1659 में, ठीक है, 1659 में जो है शिवाजी के पास भेजा, ठीक है। तो शिवाजी जो है पहले से तैयार था, इसका चाल चलन तो जान ही रहा था, कैरेक्टर कैसा है इसका। तो उसने क्या किया? बाघनखा पहन रखा था, ठीक है, कवच पहन रखा था उसने। उसके बाद और जो अफजल खां था उसने सोचा कि इसको जो है इससे गला मिलेंगे और उसके बाद इसको नर्रिये दाब के मार देंगे, ठीक है मतलब गला दबा के मार देंगे, ठीक है। तो क्या किया इसने जो है, ठीक वही हुआ, एकांत में जैसे मिला तो इसने इसको दबाना चाहा, तो इसने बाघ नखा अपना निकाला और उसको चीर दिया वहीं पे, ठीक है, और इसकी हत्या कर दी। किसकी? अफजल खां की, ठीक है। तो शिवाजी ने जो है अफजल खां की हत्या कर दी। उसके बाद जो है शिवाजी का जो है शक्ति जो है चरम पे पहुंच गया, ठीक है। शिवाजी जो है, शिवाजी से बहुत कोई डरने लगा कि उतना खतरनाक सेनापति को मार दिया, तो शिवाजी से बहुत कोई डरने लगा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इधर औरंगजेब परेशान हो गया, ठीक है, औरंगजेब परेशान कि शिवाजी का जो है शक्ति वर्चस्व पे था। औरंगजेब ने क्या किया फिर 1663 में, ठीक है, कब? 1663 में उसके जो है मामा, ठीक है, अपने मामा को भेजा जिसका नाम था शाहिस्ता खां। क्या नाम था? शाहिस्ता खां, ठीक है, शाहिस्ता खां को भेजा 1663 में शिवाजी के पास कि जाओ उस पर आक्रमण करो, ठीक है। तो क्या किया इसने? शाहिस्ता खां गया, उसके बाद डेरा डाला इसने, ठीक है, और रात में चारों तरफ, दिन में पहले देख लिया इधर उधर क्या कहाँ करना है, कहाँ पे गोला, कहाँ पे मार करना है, कहाँ पे क्या करना है। उसके बाद रात में क्या किया? रात में ये आराम कर रहे थे
उसी टाइम शिवाजी को पता चल गया था, ठीक है, कि ये जो है हम पे आक्रमण करेगा। रात में ही उसने पहले आक्रमण कर दिया, ठीक है, किसने? शिवाजी ने, ठीक है, शिवाजी ने शाहिस्ता खां पे आक्रमण कर दिया। तो शिवाजी भागने क्या कहते हैं, शाहिस्ता खां भागने लगा, ठीक है, भागते भागते वो खिड़की से कूदा तो उसका हाथ में पकड़ा गया था, ठीक है। तो उसका हाथ पकड़ लिया शिवाजी, ठीक है। उसके बाद बोला ये हाथ मुझे दे दे कातिया, ठीक है। तो हाथ उसका पकड़ा गया था, ठीक है। तो क्या किया, इसका अंगूठा काट लिया, किसका? शाहिस्ता खां का, ठीक है। शाहिस्ता खां का अंगूठा काट लिया शिवाजी ने, ठीक है। उसके बाद किसी तरह भागते भागते वो पहुंचा औरंगजेब के पास। ये भगना अब नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो पहुंचा, उसके बाद औरंगजेब और परेशान, ठीक है। अब क्या किया औरंगजेब ने इसके बाद क्या किया, जय सिंह को भेजा, ठीक है। किसे भेजा? जय सिंह को, क्योंकि वो हिंदू था, ठीक है, और ये शिवाजी भी हिंदू, तो सोचा हिंदू में कुछ कंप्रोमाइज करेगा या कुछ करेगा अपना, तो जय सिंह को भेजा, ठीक है। उसके बाद जय सिंह गया, और तो जय सिंह कब गया था? 1665 में। कब गया था? 1665 में, ठीक है। महाराजा जय सिंह गया 1665 में, और बताए थे इससे पहले भी कि उसने 6 महीना तक उसको निकलने नहीं दिया, ठीक है। 6 महीना तक घेरा डाल के रखा, ठीक है। आना जाना सब बंद शिवाजी का, ठीक है। अनाज उनाज सब खत्म होने लगा था। तो अंततः क्या किया उसने, शिवाजी ने कहा कि संधि कर लेते हैं, ठीक है। उसने कहा संधि कर लेते हैं, और उसके बाद उसने क्या, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में किसके किसके बीच? हाँ, तो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, ठीक है। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है क्या हुआ कि राजा जय सिंह जो थे उसने कहा शिवाजी को कि तुमको एक बार औरंगजेब से मिलना चाहिए, ठीक है। बोला कुछ नहीं होगा, हम है ना, सब संभाल लेंगे, ठीक है। तो वो जो है गया उससे मिलने। उस टाइम उसको धोखे से बंदी बना लिया। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी बताइए कि शिवाजी ने जो है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वाराणसी, ठीक है, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का, रायगढ़ में, ठीक है। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। और शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में कब हुआ था? 1674 में, ठीक है। कब हुआ था? 1674 में, ठीक है। 1674 में हुआ था। काशी का एक प्रसिद्ध पंडित, ठीक है, विद्वान, जिसका नाम क्या था? श्री गंगा भट्ट, ठीक है, श्री गंगा भट्ट। तो शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी, जिसको बोलते हैं काशी, ठीक है, काशी के प्रसिद्ध पंडित जिसका नाम था गंगा भट्ट, ठीक है, गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। गंगा भट्ट के द्वारा क्या हुआ? कंफ्यूजन कहाँ पे? हाँ, वाराणसी का एक प्रसिद्ध, हाँ, वाराणसी का प्रसिद्ध ब्राह्मण था, प्रसिद्ध पंडित था श्री गंगा भट्ट। क्या नाम था? श्री गंगा भट्ट, ठीक है। और रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ कब? 1674 में, ठीक है, 1674 में। और उसके 11 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी? जीजाबाई, ठीक है। उनके माता का नाम क्या था? जीजाबाई की मृत्यु हो गई। तो उसने क्या किया कि ये 5 जून 1674 को हुआ था, ठीक है। 5 जून 1674 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके 11 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो बोला कि नहीं होगा, ठीक, ठीक है। उसने कहा कि ये अपशगुन है, ये ठीक नहीं हुआ। और उसने पुनः जो है उसी सितंबर में ही फिर से राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है, सितंबर 1674 में, ठीक। अगला बताइएगा कि शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, पहले बताया। तो बंदी बना के कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन, ठीक है, जयपुर भवन। कहाँ? जयपुर भवन में। और बंदी कब बनाया था? 1666 में, अच्छा 66 में, 1666 में, ठीक है। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में, कब? मई 1666 में, ठीक है, जयपुर भवन में कैद कर लिया, ठीक है, जयपुर भवन में कैद कर लिया। और उसके बाद हाँ 3 महीना बाद भाग गया। तो 3 महीना के बाद जो उसने क्या किया कि बहुत दिन तक रहा। तो औरंगजेब की पुत्री, जिसका नाम बताए थे ना, 3 गो बेटी थी। इससे पहले क्या बताए थे? 3 गो बेटी थी और 3 बेटा भी था, ठीक है। तो जहांआरा, ठीक है, क्या नाम था? जहांआरा। उसके बाद एक ही को था, एक गुहानारा, ठीक है, जहांआरा, एक गुहानारा, ठीक है। तो जहांआरा जो थी
जहां आरा से उसका सेटिंग हो गया था, ठीक है, किसका? शिवाजी का, ठीक है। बहुत दिन तक रहा ना, तो बहुत दिन तक रहा तो उससे धीरे धीरे हेलमेट हो गया था। उसके बाद क्या किया कि उसका जन्मदिन था एक दिन, ठीक है, हाँ, जहां आरा का जन्मदिन था, तो उसी के साथ जो है उसका फल का टोकरी में, ठीक है, किसी तरह फल का टोकरी में निकल के वो भाग गया, ठीक है। कौन? शिवाजी, ठीक है। शिवाजी जो है जहां आरा की सहायता से भागा था, कहने का अर्थ है कि सवाल आए, ठीक है, कि किसकी सहायता से, तो जहां आरा की सहायता से, ठीक है। अगस्त 1666 में, कब? अगस्त 1666 में वहां से भाग निकले, ठीक है। और उसके बाद उसने जो है 1670 में सूरत पे आक्रमण किया था, ठीक है। किसने? 1664 में भी किया था और दूसरा 1670 में भी किया था, ठीक है। तो शिवाजी ने जो है सूरत पे आक्रमण कब कब किया था? 1664 में और 1670 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि शिवाजी का जो है अंतिम अभियान कब हुआ था? 1678 में, ठीक है। 1678 में शिवाजी का अंतिम अभियान 1678 में हुआ था, कर्नाटक के खिलजी के किला, ठीक है, खिलजी के किला के विरुद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। खिलजी का किला के विरुद्ध में जो है उसका अंतिम अभियान हुआ था 1678 में, 1678 में। और बताइएगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में, ठीक है, 1680 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बताइएगा कि अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में, ठीक है। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। वहीं पूछे अगर अष्ट दिग्गज तो कृष्णदेवराय, ठीक है, इससे पहले पढ़ाए थे विजयनगर साम्राज्य में, तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में, ठीक है। और अगर पूछे नवरत्न, और अकबर, हाँ, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, उसके बाद अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, हो गया। अगला बताइएगा कि शिवाजी को जो है ना, शिवाजी को कहा था डाकुओं का शासक, ठीक है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली शासक था, तो डाकुओं का शासक इसे कहा था। किसने? विसेंट स्मिथ ने, ठीक है, विसेंट स्मिथ ने इसे कहा था डाकुओं का शासक, ठीक है, डाकुओं का शासक। ये देखिए, ये क्या करते थे? ये हमेशा गोरिल्ला युद्ध करते थे, ठीक है, छापामार युद्ध जिसको बोलते हैं, हाँ, छुप छुप के वार करना। तो अगर पूछे कि गोरिल्ला युद्ध का जनक, ठीक है, या गोरिल्ला युद्ध का पिता किसे कहा जाता है? शिवाजी को, ठीक है। इसने जो है ना अपने सैन्य अभियान में नौसेना को भी रखे थे, ठीक है। पहला ये शासक थे जिसने नौसेना को भी बहाल किए थे। तो अगर पूछे कि फादर ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी, ठीक है। इसे पहाड़ी चूहा कहा था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने इसे पहाड़ी चूहा कहा था। किसे? शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। और उसके बाद गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध का जनक भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अगला बताइएगा कि इसके शासनकाल में जो है महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ठीक है, तो बताइएगा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ठीक है। और अगर पूछे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत से शुरू हुई थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के। अगर पूछे नामदेव तो महाराष्ट्र के, ठीक है, कहाँ के? महाराष्ट्र के। एकनाथ भी महाराष्ट्र के, ठीक है। तुकाराम, रामदास, ये सब महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बताइएगा कि रामायण पर भावार्थ रामायण, ठीक है, रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखी थी? एकनाथ, ठीक है, किसने? एकनाथ ने, ठीक है, एकनाथ ने। रामायण पर भावार्थ नामक टीका किसने लिखा था? एकनाथ ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास, ठीक है। दस बोध की रचना किसने किया था? रामदास ने, ठीक है, दस बोध की रचना रामदास ने किया था, ठीक है। अगला बताइएगा कि कृष्ण को मानने वाले जो पंथ थे वो कौन से संप्रदाय से थे? वरकरी संप्रदाय, ठीक है, वरकरी संप्रदाय, जिसको बिठोवा पंथ भी कहते हैं, ठीक है, वरकरी संप्रदाय। तो कृष्ण को मानने वाले का जो पंथ था वो वरकरी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। उसमें थे ज्ञानदेव, कौन संप्रदाय? वरकरी संप्रदाय, ठीक है, ज्ञानदेव वरकरी संप्रदाय। वहीं पे नामदेव तो वरकरी संप्रदाय, ठीक है। तुकाराम
वरकरी संप्रदाय, ठीक है। और अगर पूछे कि रामदास, ठीक है, जो राम को मानते थे, राम पंथ को, तो उसमें थे रामदास, ठीक है, वो कौन से संप्रदाय के थे? धरकरी संप्रदाय, ठीक है। हाँ, वरकरी और धरकरी दो संप्रदाय था ना। तो ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये सब थे वरकरी संप्रदाय के, लेकिन रामदास धरकरी संप्रदाय के, ठीक है, धरकरी संप्रदाय के। बताइएगा कि अष्ट प्रधान में जो है 800 प्रधान होता था ना, उसमें बताइएगा जो राज्य का प्रशासन संभालते थे उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? हाँ, प्रधानमंत्री, जिसे पेशवा कहा जाता था, ठीक है। तो राज्य का जो प्रशासन संभालते थे उसे क्या कहते थे? पेशवा, ठीक है। अगला बताइएगा कि सैन्य प्रधान जो अधिकारी होता था, सैन्य प्रधान, उसे क्या कहते थे? सेनापति। कहते क्या थे उसको? अच्छा सर, सरी-ए नौबत, ठीक है, सरी-ए नौबत, ठीक है, सैन्य प्रधान को सरी-ए नौबत। अगला बताइएगा जो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे उसे राजस्व मंत्री। अच्छा राजस्व मंत्री कहते थे, लेकिन उसे क्या कहते थे इसमें? अमात्य, ठीक है, अमात्य मतलब राजस्व मंत्री, ठीक है। तो आय व्यय का जो लेखा करते थे उसे अमात्य कहते थे। अगला बताइएगा जो मराठा साम्राज्य में जो गुप्तचर होता था, ठीक है, जो सूचना को आदान प्रदान करता था, उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? हाँ, वाक्यान्विश, वाक्यान्विश, ठीक है, क्या? वाक्यान्विश, ठीक है, वाक्यान्विश कहते थे। अगला बताइएगा जो मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री था, विदेश मंत्री, हाँ, सुमंत, ठीक है, विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे, ठीक है। अगला बताइएगा कि न्याय विभाग का जो प्रधान होता था, न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है, न्याय विभाग का जो प्रधान होता था, न्यायाधीश। वहीं बताइएगा धार्मिक कार्यों के लिए जो तिथि का निर्धारण करते थे उस अधिकारी को क्या कहते थे? क्या कहते थे? पंडित। पंडित राव, ठीक है, पंडित राव। धार्मिक कार्यों के जो तिथि का निर्धारण करते थे उसे पंडित राव, ठीक है। अगला बताइएगा कि शिवाजी के जो कर व्यवस्था था, ठीक है, क्या हुआ? एक नहीं पूछे तो वही हमको याद था। अच्छा, नहीं पूछे, कौन वाला नहीं पूछा? अच्छा, राजकीय पत्रों को पढ़कर जो है मतलब पत्र को आदान प्रदान करते थे, डाकिया विभाग ना, तो डाकिया विभाग को क्या कहते थे? चिटनीस, ठीक है, चिटनीस, क्या कहते थे? चिटनीस। अगला बताइएगा कि शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी, ठीक है, कर व्यवस्था थी, तो वो किस कर व्यवस्था पर आधारित थी? किसके मतलब किस शासक के? मलिक। हाँ, मलिक अंबर, ठीक है, मलिक अंबर मतलब मलिक अंबर का जो शासन व्यवस्था थी, कर व्यवस्था था, उसी तरह का जो है शिवाजी का कर व्यवस्था था, ठीक है। तो शिवाजी का जो कर व्यवस्था किस पे आधारित था? मलिक अंबर के कर व्यवस्था थे, ठीक है, मलिक अंबर के कर व्यवस्था थे। तो बताइएगा कि शिवाजी ने कितने तरह की कर व्यवस्था लागू की थी? दो तरह का थे। कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? काठी। काठिया नहीं, नहीं, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। तो बताइएगा कि जो अपने राज्य से नहीं लिया जाता था, ठीक है, जो अपने राज्य से स्वराज्य से नहीं लेते थे उस कर को क्या कहते थे? चौथ, ठीक है, 1/4 भाग लेते थे, चौथ। और वही बताइएगा कि जो अपने राज्य से लिया जाता था, जिसमें मराठा का उस पर दावा रहता था, उस राज्य से लिया जाता था, उसे क्या कहते थे? सरदेशमुखी, ठीक है, सरदेशमुखी। और अपने राज्य से जो नहीं लेते थे उसे चौथ व्यवस्था, ठीक है। अगला बताइएगा कि शिवाजी ने किसके द्वारा व्यापक भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? शिवाजी ने 1679 में, कब? 1679 में किसके द्वारा व्यापक भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो अन्नाजी दत्तो, ठीक है, अन्नाजी दत्तो। ये सवाल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ सवाल है, अन्नाजी दत्तो, याद रखिएगा, अन्नाजी दत्तो। हाँ, अन्नाजी दत्तो किससे संबंधित था? शिवाजी से, ठीक है, शिवाजी से। अगला बताइएगा कि सरंजामी, ठीक है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? शिवाजी मतलब मराठा भूराजस्व, ठीक है, शिवाजी में मराठा भूराजस्व व्यवस्था से था, ठीक है। कौन सी प्रथा? तो सरंजामी व्यवस्था, ठीक है, सरंजामी व्यवस्था। अब आते हैं हम लोग पॉलिटी में, ठीक है। कितना पेज नंबर था पॉलिटी में? 219, ठीक है, 219 पेज नंबर। संघ की कार्यपालिका शक्ति में हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग राष्ट्रपति देख लिए थे। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग देखेंगे, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 में। तो बताइएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है
लगाया जाता है उसका एक ही आधार है, ठीक है, उसका अनुच्छेद 61 एक में उल्लेखित है, तो वो आधार कौन सा है? तो संविधान का अतिक्रमण संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, मतलब संविधान का उल्लंघन करेगा तभी आप उस पर महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61। लेकिन उसका जो है केवल एक ही आधार है, सिर्फ संविधान का अतिक्रमण, वो अनुच्छेद 61 का एक में है, ठीक है, अनुच्छेद 61 का एक में है, ठीक है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो वो संसद के किस सदन में लगाया जाता है? पहले लोकसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान का उल्लंघन करता है ना, अगर करता है तो संसद के किसी भी सदन में उस पर महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। और बताइएगा कि उस पर महाभियोग लगाते हैं उसके कितने दिन पहले उसको जो है लिखित सूचना दिया जाता है? 14 दिन पहले, ठीक है। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर उसे सूचित किया जाता है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है तो मतलब जिस सदन में महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए? 2/3 नहीं, 1/4, ठीक है, 1/4 बता रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं सबर कीजिए। तो 1/4, ठीक है, जिस सदन में जो है उस पर महाभियोग लगाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर मतलब लिखित आवेदन चाहिए, ठीक है। और हाँ, और संसद के उस सदन मतलब जिस सदन में हम महाभियोग लगा रहे हैं, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, ठीक है, मतलब जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उस सदन द्वारा कितने सदस्यों का जो है हाँ कितने सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा? तो इसमें होगा 2/3, ठीक है, 2/3। तो वो 2/3 जो है उपस्थित सदस्यों का नहीं, ठीक है, कुल सदस्यों का, ठीक है। मान लीजिए उपस्थित हुआ वहां 90 को ही, या फिर मान लीजिए 100 उपस्थित हुआ, ठीक है, तो 100 का 2/3 नहीं, कुल सदस्यों का, ठीक है, कुल सदस्य जितना है, कितना है? मान लीजिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में कुल सदस्य कितना है? 245 नहीं 545, ठीक है, 545। तो 545 का 2/3 सदस्य का जो है द्वारा पारित किया जाएगा, तभी जो है महाभियोग माना जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा उसके बाद क्या होता है कि एक सदन में हो गया, मान लीजिए लोकसभा में अगर आया, ठीक है, महाभियोग, तो वहां से जो है पारित हो गया, उसके बाद जाएगा वो दूसरा सदन में, ठीक है, तो दूसरा सदन में जाएगा, उसके बाद वहां पे उसका जांच किया जाएगा कि सही में जो है जो आरोप लगाया गया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो दूसरा सदन में जाके उसका जांच किया जाएगा और उसके बाद बताइएगा कि दूसरा सदन में भी जो है आरोपों को सिद्ध करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें भी 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तभी जो है उस पर महाभियोग माना जाएगा, ठीक है, और तभी उस पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण माना जाएगा। हो गया। उसके बाद उसी तिथि को, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसी तिथि को राष्ट्रपति को जो है पद त्याग करना होगा, ठीक है, पद त्याग करना होगा। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति की रिक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति जब त्याग पत्र दे दिया तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने माह के अंदर भरा जाना अनिवार्य होता है? तो 6 माह के अंदर, ठीक है, ऐसे कभी वो खाली नहीं रहता, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनको महाभियोग द्वारा हटाया गया है तो उनको त्याग पत्र देना होगा, तो त्याग पत्र के जो है 6 महीना के अंदर जो है उस पद को भरा जाना आवश्यक समझा जाएगा, ठीक है, आवश्यक होगा। अगला बताइएगा कि जब राष्ट्रपति का पद की रिक्ति, ठीक है, रिक्ति जो है उसका रहता है कार्यकाल कितने दिन तक? 5 वर्ष तक रहता है। तो मान लीजिए उसके बाद क्या होता है कि 5 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है चुनाव हो जाता है, ठीक है, निर्वाचन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें भी अगर लेट हो जाए, ठीक है, निर्वाचन में लेट हो जाए तो जो है राष्ट्रपति उस पद पे बना रहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति उस पद पे बना रहेगा। तो ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 62 का 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 62 का 1 में, देखते हैं तो बढ़िया देखिए, ठीक है, अरे तो अनुच्छेद 62 का 1 में, ठीक है, जो है इस पद पे बना रहेगा। लेकिन बोला गया है कि उसके बाद जो है उसमें चुनाव, मतलब कहने का मतलब जब तक उसमें चुनाव नहीं होगा, ठीक है, तब तक ही पद पे बना रहेगा। और उसके बाद जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले, ठीक है,
तब तक भी उस पद पे बना रहेगा, ठीक है। निर्वाचन हो गया, चुनाव जीत गया, दूसरा कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, मतलब उसका उत्तराधिकारी कोई बन जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो, अच्छा बताइएगा एक चीज और, कि मान लीजिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद से त्याग दे दिया, ठीक है, त्याग दे दिया तब तो खाली रह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद किसी तरह से खाली रह गया तो उसके जगह पे कौन कार्यभार, उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभालेगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी ससुराल चला गया है, ठीक है, तब कौन संभालेगा, तो सीजेआई, ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मान लीजिए वो भी जो है कहीं किसी प्रकार से चला गया कहीं पे, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा उससे संभाला जाएगा पद को, ठीक है। वो भी नहीं रहा तब जो है तब उसमें भी जो है उसका जो है और रहता है ना, मान लीजिए उतना सा ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, कहने का मतलब है कि अभी कितना है न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, 34 है ना। वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि रिटायर हो गया, हाँ, उसको बोलते हैं। नहीं, हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अन्य न्यायाधीश जो होता है, ठीक है, उसमें से जो वरिष्ठ रिटायर हो गया वो नहीं, अगला बार जो बनेगा कहने मतलब है कि एक तो चीफ जस्टिस हुआ, जस्टिस होता है। हो गया, उसके बाद जो और रहता है न्यायाधीश, तो उसमें से जो वरिष्ठ हो गया, मतलब बहुत दिन से जो न्यायाधीश है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश तो वो बनेगा, ठीक है। और कुछ डाउट है? हाँ, वही बात है कि उस तरह का नहीं होगा कि उतना सा न्यायाधीश में जो है ना सब अब्सेंट रहेगा, वैसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि हाँ, इसमें एक और प्रावधान है कि जैसे उसका जब तक जो है उत्तराधिकारी कोई नहीं बन जाता है तब तक ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो है उसका पद को संभालेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी पद को नहीं संभाल सकता है, ठीक है, जब तक उसका पद, मतलब जब तक उसके पद पे जो है कोई अन्य उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति को दे दिए संभालना, वैसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वही बना रहेगा। अगला बताइएगा कि जब राष्ट्रपति, नहीं ये तो पूछ लिए ना, अच्छा बताइएगा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, ठीक है, तो उस पे जो है तो उसका पद कौन संभालेगा? हाँ, और बताइएगा कि इसका जो है वर्णन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उस टाइम जो है उसका पद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70, ठीक है, अनुच्छेद 70 में, ठीक है, अनुच्छेद 70 में। अगला बताइएगा, अब आते हैं राष्ट्रपति का वेतन में, ठीक है, तो बताइएगा राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। वही बताइएगा उपराष्ट्रपति का 1.5 लाख, सीधे इतना कम, 4 लाख, ठीक है। हाँ, उपराष्ट्रपति का 4 लाख। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, ठीक है, उसे राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उसे वेतन दिया जाता है। तो बताइएगा कि इस अनुसार से लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होना चाहिए? 4 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी वेतन 4 लाख है और लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसका भी 4 लाख, ठीक है। बताइएगा अगला कि राष्ट्रपति का जो अच्छा ये बताइएगा कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख। आप 1.5 लाख में काहे परेशान हो? यही समझ में आया। तभी अच्छा पेंशन 1.5 लाख, कुछ भी पूछे 1.5 लाख, तो 3.5 लाख, ठीक है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख। वही बताइएगा कि जो सीजेआई होता है, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका कितना है? बोलिए बोलिए कुछ बोलिए, डरिए मत। तो उसका है 2,80,000, ठीक है, 2,80,000। लेकिन वही का जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, उसका तो 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, ठीक है। वही बताइएगा कि हाईकोर्ट, ठीक है, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका भी 2.5 लाख, ठीक है, उसका भी 2.5 लाख। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का, उसका नहीं, 2.25 लाख, ठीक है, 2,25,000, ठीक है, 2,25,000। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कर युक्त होता है या कर मुक्त होता है? कर मुक्त होता है, ठीक है, मतलब कि कर नहीं लगता, टैक्स फ्री रहता है, ठीक है, उनका जो राष्ट्रपति का वेतन होता है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति जो रिटायर हो जाता है, ठीक है, मतलब अवकाश ग्रहण के बाद उसे पेंशन के रूप में कितना रुपया प्रति माह दिया जाता है? अब बोलिए, आप जोर से बोलिए, पूरा जोर से।
तो 1.5 लाख रुपया, ठीक है। कितना दिया जाता है? 1.5 लाख रुपया दिया जाता है उससे पेंशन के रूप में। और स्टाफ खर्च के लिए कितना दिया जाता है? 60,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। 60,000 रुपया प्रति महीना जो है अलग से उसे दिया जाता है, ठीक है, स्टाफ खर्च के लिए। अब बताइएगा कि राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होता है, ठीक है, कुछ कर्तव्य होता है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, ठीक। बताइएगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री उसका नियुक्ति होता है, ठीक है। तो उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सब उल्टे उल्टे। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, उसका नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राज्य के जो राज्यपाल होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसका नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसको बोलते हैं CAG, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बताइएगा कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कि विधायी शक्तियां में आते हैं संसद, ठीक है। संसद द्वारा कोई भी विधेयक, ठीक है, जब पारित हो जाता है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है किसके अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन पाता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति के अनुमोदन नहीं होगा तो वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी विधेयक हो। अगला बताइएगा कि अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 123, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 संसद के स्थगन के समय, ठीक है, मतलब संसद में जब सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। अगला बताइएगा कि सैन्य बलों का जो सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में, ठीक है। सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति जो है राष्ट्रपति में सन्निहित होता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि मान लीजिए दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता करना हो तो किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। कोई भी समझौता करना हो, कोई भी संधि करना हो तो वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, ठीक है। बताइएगा कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगर भारत में कोई विदेशों का कोई राजदूत भारत में नियुक्त किया गया है तो वो किसके अनुमोदन से होगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्ति होगा, ठीक है। अगला बताइएगा कि क्षमादान, ठीक है, क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 72, ठीक है, अनुच्छेद 72, संविधान के अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को मतलब कोई अपराध करता है, ठीक है, कोई अपराध करता है तो उसके दोष को या उसके दंड को जो है क्षमा करने, ठीक है, या फिर उसके सजा को कम करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सजा सुना दिया, हाँ, मतलब कि क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और डिटेल से हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद साथियों सभी को। अब अगला क्लास साइंस का होगा क्या सर? चलिए साइंस का क्लास लखन जी आते हैं। गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप लोग का GKGS ग्रुप डिस्कशन में। क्या है जी, क्या हो गया? एक दूसरे मारना नहीं है। अगर मारने का मन करे
हमको बोल दीजिए, दोनों एक दूसरे को बोल दीजिए, एक बार खा लीजिएगा फिर दोबारा नहीं मन करेगा, ठीक है? क्या सही बोले सर? तो स्टार्ट करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु पूर्ण विन्यासित होता है वह कैसी अभिक्रिया कहलाती है? पढ़ के कुछ तो आया नहीं होगा तो बताइए। अरे वही बोला जाता है जो पूछे। फिर से देखिए क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया, बढ़िया समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु पूर्ण विन्यासित हो जाती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया, पूर्ण विन्यासित अभिक्रिया, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया पूरा पढ़ा उड़ा कुछ नहीं है, आ गया इसी तरह। क्या होता है ये पूर्ण विन्यासित अभिक्रिया? क्या होता है? कुछ नहीं, दाल भात चोखा, भात दाल चोखा, बस वही चीज है। जो चीज यहाँ पे है वही चीज उधर रहेगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देगा, सेम चीज को उल्टा पुल्टा कर देगा, रहेगा उतना वही चीज। जैसे यहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे पहले, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ जल बनता था, प्लस रहता था ना, वहां वैसा कुछ नहीं। यहाँ जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, वहां पे दे देगा H2O, वहां दे देगा OH2। दाल भात चोखा, हाँ चोखा दाल भात, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विन्यासित अभिक्रिया, ठीक? वह अभिक्रिया जो दो दशाओं में होती है वह कैसी अभिक्रिया कहलाती है? हाँ, ठीक है। एक उत्कर्मणीय होता है, अणु उत्कर्मणीय होता है, तो उत्कर्मणीय होगा। हाँ, उत्कर्मणीय का मतलब क्या हुआ? फिर से वो अपना वो स्थिति में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? हाँ, फिर वही चीज में आ गया, ठीक, उसको क्या कहते हैं? उत्कर्मणीय। और जो फिर से अपनी अवस्था में ना आए, मतलब अपनी स्थिति में ना आए, उसको क्या कहते हैं? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, ठीक है? अगला, जल अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जल अपघटन अभिक्रिया, जल के साथ क्षार बनाता है, ठीक है? कोई नहीं, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो वही जल टूट जाना ही जल अपघटन कहलाता है, चाहे जहां पे जाके टूटे हो, ठीक है? जिसके साथ भी टूटे, जल टूट गया तो हाँ, जल अपघटन अभिक्रिया, ठीक है? और आप जब समीकरण मिलेगा आपको ना, कोई भी समीकरण मिलेगा तो H2O दिया रहेगा, और जब यहाँ देखिएगा तो समीकरण तो दोनों बराबर करना ही करना है। ऑक्सीजन अलग जगह चल जाएगा, हाइड्रोजन अलग जगह चल जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया जल अपघटन अभिक्रिया है? तो जहाँ पे टूटा हुआ, हाँ, जहाँ पे जल टूटा हुआ नजर आएगा वहां पे टिक कर देंगे, ठीक है? वह अभिक्रिया का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसका एक समीकरण बता सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण जो होता है। हाँ बताइए, तो बताइए। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको सबसे पहले बताइए कि पौधा को क्या चीज का जरूरत पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद पानी, ठीक है H2, उसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है? हाँ, बस इतना ही तो चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। उधर बनाएगा क्या, देता क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज देता है। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ठीक है, उधर लिख देंगे C6H12O6। और क्या देता है? जल देगा, प्लस सबसे VVI क्या, जो हम लोग को एकमात्र यही ऑक्सीजन देता है, बाकी कोई नहीं देता। बाकी सबको क्या कीजिए, संतुलित कर दीजिए। यहाँ 6, यहाँ 6, उसके बाद इधर जहाँ जहाँ 6 लगेगा वहां 6 लगा दीजिए। यहाँ O2 होगा ना, O2। उसके बाद बस यही इस जगह पे, अच्छा यहाँ इस जगह पे देख लेते हैं, यहाँ कितना हो गया? 12 और 12 24। हाँ, यहाँ 12 संतुलित कर लीजिएगा। ये क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है,
ठीक है। अच्छा, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं? वैसी क्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण उष्मा छेपी और जिसमें उष्मा का शोषण उष्मा शोषी। ठीक है, जो उष्मा देगा वो उष्मा छेपी और जो उष्मा ग्रहण करेगा वो शोषी। ये वो डेबिट क्रेडिट जैसा कहानी है इसमें, ठीक है। कभी आपको डेबिट क्या लगता है, क्रेडिट है, कभी क्रेडिट लगेगा डेबिट है, बस वही कहानी इसमें भी है। पकड़ना उसको कि कैसे पकड़ेंगे, वही चीज देखना है, ठीक है। इसका सिर्फ एग्जाम्पल से पूछा जाता है। बोलिए, बिना बुझा हुआ चूने का जल से अभिक्रिया कर अम्ल तनुकरण, ये क्या बनेगा? उष्मा शोषी या उष्मा छेपी? हाँ, कैसे उष्मा निकलेगा? जैसे उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या निकलेगा? उष्मा। तो वो निकला क्या? उष्मा छेपी। जल का वाष्पीकरण क्या होगा? हाँ, उसमें हम उष्मा दिए तब वो वाष्प बना, तो उष्मा शोषी। ठोस कपूर का ऊर्ध्वपातन, उष्मा जब तक उसमें उष्मा देंगे नहीं तब तक वो वाष्पीकरण नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेपण निर्माण के साथ साथ और एक कौन सा अभिक्रिया होता है? द्विस्थापन। हाँ, द्विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? द्विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में हम लोग दो तरह का पढ़े थे, एकल विस्थापन और द्विस्थापन। लेकिन यहाँ पे अवक्षेपण में कौन सा होता है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किसके कारण चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर दूधिया हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लिया कीजिए थोड़ा सा। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, दो बार में भी नहीं हुआ तो उसको 4 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। अगर 2 बार में नहीं होता तो इसका क्या और क्या कर सकते हैं उसमें? और पढ़ना पड़ेगा बस। क्लोर क्षार विधि क्या होता है? क्लोर क्षार विधि बता सकते हैं? एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। तो जल का विलयन, जिसमें साधारण नमक का जल विलयन हो और वो भी सांद्र में हो, तनु में नहीं, जो गाढ़ा हो, उसमें विद्युत धारा प्रभावित करके उसको तोड़ देना, क्या कहलाता है? क्लोर विधि। क्या कहलाता है? क्लोर क्षार विधि। क्लोर क्षार विधि कहलाता है वो, ठीक है। इसमें किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्राइड। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। बताइए, धवन सोडा का सूत्र बताइए, धवन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, बस। हाँ, डेकाहाइड्रेट नहीं भी बोलिएगा चलेगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। हाँ, क्या होगा? Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बहुत जगह किया जाता है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में जो सबसे ज्यादा VVI, उसमें पानिया देखना कभी पूरा मोटा लगता है पीने में, हाँ, और उसमें देखिएगा कि पानी से साफ नहीं होता, कपड़ा उपड़ा साफ नहीं होता, ऐसा होता है, साफ उप नहीं होता। तो हम लोग क्या डालते हैं उसमें? आप गौर कीजिएगा, हम लोग निरमा उरमा डालते हैं। निरमा उरमा डालते हैं, क्यों डालते हैं उसमें? धवन सोडा क्यों डालते हैं? धवन क्यों डालते हैं? साफ करने के लिए नहीं, पानी कठोरता दूर करने के लिए, तब साफ होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। वो मोटा हो जाता है, पानी मोटा हो जाता है, उसको पतला कर दिया, घुस गया एकदम सब जगह, वो बहुत दूर। अच्छा, एक बात बताइए, नदी का पानी से ज्यादा साफ होता है कपड़ा? सुने ऐसा? नहीं सुने। नदी तरफ कोई है रिश्तेदार? अगर जोर को नदी बोलेगा, ठीक है, और नदी को बोल देगा समुद्र, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ बगल में वो जोर बहा है, ठीक है, उसको नदी बोलती है। हाँ, हेम ढेर अंतर है, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग समुद्र में रहते हैं। मंदार जानते हैं? मंदार पहले समुद्र था, पता है? मंदार पहाड़ी ना? हाँ, पहले समुद्र था, उधर समुद्र नहीं था। अब बताते, समुद्र मंथन हुआ था?
समुद्र मंथन तो समुद्र में हुआ था और वही पहाड़ से हुआ था, तो समुद्र था कि नहीं? तो बोलेंगे हम लोग समुद्र में रहते हैं। थार है, बहुत अंतर है। ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा हाँ, एक होता है बेकिंग सोडा सोडियम CO3 बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, धवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा ब से स्टार्ट है इसलिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी नाम तो दे दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बेकिंग सोडा का? पारोटी भाई, बेकिंग ये क्या बोलते हैं? बेकरी, बेकरी उद्योग में, पारोटी उद्योग में। और उसके बाद दूध को अम्लीकृत होने से रोकने के लिए, उसके बाद चींटी मधुमक्खी के डंक जो लगता है उसका इलाज में, और प्रति अम्ल के रूप में। ठीक है। हाँ, अग्निशामक फायर ब्रिगेड में। ठीक है। और बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है? HCl और कुछ था उसमें। बेकिंग सोडा और HCl HCl टार्ट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या टार्ट्रिक अम्ल। किसका? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का। व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। सूत्र CaOCl2, CaOCl2 क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हाइपोफ्लोक्लोराइड। ठीक। व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग जानते हैं व्यंजक चूर्ण, सुने हैं नाम? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? व्यंजक चूर्ण। साफ सुथरा करने में उसका प्रयोग करते हैं, साफ सुथरा करने में। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र नहीं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, हेमी सल्फेट। और अगर यहीं पे पूछा जाए जिप्सम का सूत्र तो? ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, 2H2O। और हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ H2O। ठीक है। तो बताइए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? ठीक है, CaSO4 हाफ इंटू H2O। और जिप्सम का? ठीक है, CaSO4 H2O, 2H2O, 2H2O कंफर्म। ठीक है, वही होता है, थोड़ा बताइएगा। जिप्सम का सूत्र? 2H2O होता है। ठीक है। तो हेमी का मतलब क्या हुआ? हाफ हो गया, तो वहां आधा काय लगाया है, वहां तो सिर्फ होना चाहिए CaSO4 H2O। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आधा होना चाहिए था ना। काय हुआ इस तरह? CaSO4 2H2O होता है। कहीं कहीं पे 2H2O रहता है, कहीं कहीं पे H2O रहता है, बस उतने रहता है। बड़ा झोल है इसमें। कास्ट जैसे हाफ H2O। हेमी का मतलब आधा होता है, उसका आधा। जिप्सम का आधा होता है। ठीक है, चलिए कास्टिक सोडा का बताइए। NaOH, सूत्र क्या हो गया? NaOH। और अगर हम लोग से पूछे रासायनिक नाम कास्टिक सोडा का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH ये हो गया सूत्र, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। वाह, पूरा कंप्लीट हो गया। द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? कौन हो जाएगा? लेवोजियस। केमिस्ट्री का जनक? लेवोजियस, वही है। ठीक है, तो वही याद रखिएगा, जो केमिस्ट्री का वही
द्रव्यमान संरक्षण का, लेवोजियस, एंटोनी लेवोजियस। इसमें क्या कहा था? उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान, हाँ, दोनों का द्रव्यमान सेम होगा। बाकी वो उल्टा पुल्टा करके कुछ भी पूछे, ऑप्शन उसी को देख के मार लीजिएगा जहां पे वो मैच करे। पूछे क्वेश्चन पूछा जाए। एक आधुनिक आवर्त सारणी में, एक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हम लोग कौन सा ग्रुप में आएगा, कौन सा ग्रुप में आएगा, वही चीज आप लोग को बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दे देते हैं, ठीक है। बदल दे क्या? देखिए तो बोल रहा है कि बदल देगा, छोड़ दीजिए तो बदल दे। बदल दे क्या? हाँ सर। बताइए। कोई रहा है। सर वो 13 देखिए ये तीसरा में आ गया। सबसे पहले आप अगर सारा चीज देखिएगा, ये तीसरा में आएगा, तीसरा ग्रुप में आएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक क्या कहते हैं इसको कैंसिल मानते हैं। तो कितना हो गया? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 नहीं, कैंसिल क्यों मानते हैं? क्योंकि ये ए वाला में आ जाएगा, ये बी वाला में नहीं आएगा। ए और बी का मतलब क्या होता है? एक आता है एसपी, एक होता है डी एफ। अगर एसपी में आएगा तो ए आ जाएगा एक वाला में, जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे आएगा। अगर डी एफ में आता तो बी में आता। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आता है? 1s2 2p6 3s नहीं 2s2 2p6 कितना हो गया? टोटल 10 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर कितना आ जाएंगे? 3s2 3p1 किस में आया? पी में आया, पी में आया। तो पी का मतलब क्या हुआ? ए वाला में आ जाएगा, ए वाला में आ जाएगा। उसके बाद 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, तीसरा कक्षा में देखिए ए वाला तीसरा कक्षा, ए वाला तीसरा कक्षा। ये पहला है 1 2 3 आया। ये तो बड़ी आसान था 8 वाला ना। ये वाला बता पाते? देख के बताते ना, इधर देख के। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु रचना है, बनाइए तो। रासायनिक बंधन, जल का रासायनिक बंधन। हाँ सर बन गया। हाँ हाँ, चारों साइड से दो चारों तरफ से, बीच में वो चारों साइड से फुटबॉल जैसा। अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। कंफर्म है ना? उसी तरह बनेगा। जल का कितना होता है? ये होता है ना, ठीक है। हम लिख दिए सी ओ लिखे। ओ को क्या को चाहिए? 2 को चाहिए। एक ऐसी यहाँ, एक ऐसी यहाँ। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 नहीं, ये होगा, ये ना होगा। बस यही जहां पे होगा वही बनेगा। तो मतलब 2 को इधर, 2 को इधर, 2 को इधर, 2 को इधर। आप कैसे? हाँ ठीक। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? क्या है? ऊष्माक्षेपी। आप लोग को बताना है, ठीक है। हम ऑप्शन देते हैं। बिना बुझा चूने के साथ जल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? हाँ तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। एक जल का तनुकरण, एक जल का तनुकरण, हाँ ये क्या? ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? ऊष्मा
शोषी हो जाएगा। कैसे? हाउ हाउ क्या होता है तनु? तनु मतलब हम लोग कभी पढ़े हैं कि जल में पानी अम्ल में पानी दीजिए या पानी में अम्ल दीजिए, वो तो उष्मा देगा ही देगा। अगर हम लोग अम्ल में डायरेक्ट पानी डाल देते हैं आग लगता है, ऐसा सुने थे? नहीं सुने थे तो भूल गए आप लोग, पढ़ाए थे नवल सर, पढ़ाए थे ना। तो आग लगना मतलब क्या है? उष्मा छेपी वो देगा। और अगर हम लोग आग नहीं भी लगा तो उष्मा तो देगा ही देगा, तो भी उष्मा छेपी। तो दोनों हो गया। जल का वाष्पीकरण, आग देंगे तभी वो वाष्पीकरण होगा। तो क्या किया? उष्मा लिया, तो ये तो होगा नहीं। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर में हम जब तक हम उसमें आग नहीं देंगे तब तक वो ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, तो वो भी उष्मा शोषी। तो ऊपर में 1 2 क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा आराम से। क्या चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? ठीक है। अपघटन अभिक्रिया पहले लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और उदासीनी अभिक्रिया। तो बनाइए, तो क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। और यही जगह पे अगर आपसे दे देता एक क्या बना और एक क्या बना, एक और कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा? प्लस O2 बन जाएगा। और तब उस स्थिति में क्या होता? हाँ, तब टूटता वो। इसके बारे में पूछा, ये टूट गया ना, इससे टूट गया ना वो, तो ये किस में आ जाता? वो किस में आता नवल सर? अगर कैसे नहीं टूटा? हाँ तो हुआ तो टूट के यहाँ नहीं आ गया, इसके साथ जुट गया। इसके लिए पूछा संयोजन बता दिए, और इसके लिए पूछता टूट गया ना। विस्थापन किसके साथ विस्थापन हुआ है? किसी के साथ नवा के लिए टूट गया है, वियोजन हो जाता है। किसी जुटा है वो, ऑक्सीजन किसी साथ जुटा है, वो तो अकेले रह गया। तो वही क्रेडिट और डेबिट वाला कहानी है इसमें। जिस अनुसार से पूछा जाएगा उस अनुसार से उसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग का कंप्लीट हो गया रासायनिक बंधन, और अगला क्लास से शायद नवल सर लेंगे। क्या अभी समय है? कितना दिन? 3 मार्च तक। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगला टॉपिक आप लोग का केमिस्ट्री में क्या है? रेडियो सक्रियता, ठीक है।